Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Arshad and Helping Hands is my YouTube channel और इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए जो लेटेस्ट लेक्चर हैं वो आपको रिसीव होते रहें। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा वो एवरेज एटॉमिक मैसेज का कंसेप्ट। ये क्या होता है? एक्चुअली होता ये है कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिसके एटम के एटॉमिक मैसेज इक्वल नहीं होते। कुछ एटम साइज़ के लिहाज से बड़े होते हैं, उनका एटॉमिक मैस ज़्यादा होता है और कुछ का एटॉमिक मैस जो होता है वो कम होता है। तो इसलिए उन एलिमेंट्स का जो है एटॉमिक मैस वो हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? ये बेसिकली इसको मैं आपको डिफ़ाइन करते हैं, फिर इसको डिस्क्राइब करते हैं। इट इज़ एवरेज ऑफ डिटरमिन्ड एटॉमिक masses of individual isotopes। अब इसको मैं एग्जांपल के साथ जो एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास नियॉन एक एलिमेंट है, इसके जो है तीन तरह के एटम्स होते हैं, इसके तीन आइसोटोप्स हैं। एक है नियॉन 20, दूसरा है नियॉन 21 और तीसरा है नियॉन 22। तो ये जो लिखा है डिटरमिन्ड एटॉमिक मैसेज, इसका मतलब ये है कि वो एटॉमिक मैस जिसका हमें ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी हमारे नॉलेज में है कि एटॉमिक मैस कितना है। वो कितना है? ये नियॉन का 20, 21, 22 ये एटॉमिक मैसेज हैं तीनों आइसोटॉप्स के। ये इंडिविजुअल आइसोटॉप्स हैं। 1, 2, 3 ये इंडिविजुअल आइसोटॉप्स हैं और इनके ऊपर इनका एटॉमिक मैस हमें ऑलरेडी पता है, तो वो डिटरमिन्ड है पहले से। हमने क्या करना है, इन एटॉमिक मैसेज का जो हमें ऑलरेडी पता है इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें इनकी अबंडेंस का पता होना चाहिए। जो नियॉन 20 के एटम्स हैं ये सैंपल के अंदर नेचुरली तौर पर 90.92% होते हैं और नियॉन 21 के जो एटम हैं वो 0.26% होते हैं सैंपल के अंदर नेचुरली, और जो नियॉन 22 के एटम हैं वो नेचुरली तौर पर 8.82% होते हैं। 8.82% का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 100 टोटल नियॉन के एटम होंगे तो उनमें 8.82% नियॉन 22 के एटम होंगे। और बिल्कुल यही मीनिंग है बाकी दो आइसोटोप्स के लिए। अब हम इनसे निकालते कैसे हैं एवरेज एटॉमिक मैस? तो ये एवरेज एटॉमिक मैस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कैलकुलेट करने के लिए हम आइसोटोप्स का जो मैस होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं अबंडेंस के साथ। तो ये जो पहला आइसोटोप है इसका मैस है 20, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी अबंडेंस के साथ, प्लस दूसरा आइसोटोप उसका मैस मल्टीप्लाई उसकी अबंडेंस 20 मल्टीप्लाई 0.26 प्लस अब तीसरा आइसोटोप है वो 22 है, मल्टीप्लाई 8.82%। तो ये हमारे पास जो है तीन आइसोटोप थे। पहला आइसोटोप्स का मैस उसकी अबंडेंस, दूसरा आइसोटोप का मैस उसकी अबंडेंस, तीसरा आइसोटोप्स का मैस उसकी अबंडेंस। तो इन तीनों को क्या करना है, ये एक आंसर आएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, इन तीनों को प्लस करना है और 100 पे डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मैस आ जाएगा। कौन से एलिमेंट के एटम्स का? नियॉन के। नियॉन एक एलिमेंट है तो इसका
एवरेज एटॉमिक मास निकल आएगा। वो कितना इसका कितना रिजल्ट निकलेगा 20.18 AMU। तो ये इसकी यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका जो इस रिजल्ट से जो हम बातें निकालते हैं वो ये निकालते हैं कि जो एवरेज एटॉमिक मास है वो है 20.18 AMU, जबकि जो हमारे पास 3 नियॉन के आइसोटोप्स हैं, तीनों में से किसी का मास भी 20.18 नहीं है। तो ये 20.18 इस वजह से है कि ये एवरेज है, इन 3 आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास है। तो ये हम रिजल्ट निकालते हैं, नॉन ऑफ नियॉन एटम मीन हमारे पास टोटल 3 नियॉन के एटम थे, उनमें से किसी का भी जो मास है वो 20.18 के इक्वल नहीं है। नन ऑफ नियॉन एटम हैज़ मास इक्वल टू 20.18 इन सैंपल। जो हमारे पास सैंपल वाले एटम थे, उन एटम्स में किसी का भी जो मास है वो 20.18 नहीं है। इसके बाद एक और जो रिज़ल्ट निकलता है, बहुत सारी एग्जांपल्स का जो रिज़ल्ट निकलता है जर्नल में, वो ये निकलता है कि जो एटॉमिक मास है वो फ्रैक्शन में निकलता है, मीन पॉइंट में आंसर आता है, फ्रैक्शन में आता है। तो ये हम लिखेंगे, ये हमने एक एग्जांपल कोट किया है, कोई और एग्जांपल लेंगे आंसर फिर भी फ्रैक्शन में आएगा। तो मोस्ट एलिमेंट्स हैव एवरेज एटॉमिक masses in fraction। तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनका जो एवरेज एटॉमिक मास है उसका जो आंसर है वो फ्रैक्शन में होता है, पॉइंट में होता है। एक एग्जांपल ये नियॉन वाली है, एक एग्जांपल हम ये और भी दे सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन है उसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 1.008 AMU होता है। यहाँ पर आप दूसरी एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास 20.18 AMU होता है। अब इसकी रीज़न है कि एवरेज एटॉमिक मास ज़्यादातर उसका जो आंसर है वो फ्रैक्शन में क्यों आता है। तो इसकी जो रीज़न है वो मैं ये लिख रहा हूँ, बिकॉज इसकी रीज़न बता रहा हूँ। तो इसकी रीज़न ये है कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमने आइसोटोप के मास को उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई किया। तो आप देख रहे हैं कि आइसोटोप्स का जो मास है उसको मल्टीप्लाई करना है अबंडेंस के साथ। तो अबंडेंस जो है वो पॉइंट में है, फ्रैक्शन में है। तो इतनी ज़्यादा जो वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी पहले ऑलरेडी पॉइंट के अंदर हैं। तो ये तकरीबन इम्पॉसिबल होता है कि इतनी सारी कैलकुलेशंस के बाद जो आंसर है वो होल नंबर में आए, तो वो फ्रैक्शन में आता है। तो हम इसकी रीज़न ये बनाते हैं, बिकॉज एवरेज एटॉमिक मास is calculated या डिपेंड्स ऑन या कैलकुलेटेड फ्रॉम, कितनी चीज़ों से निकाला जाता है एवरेज एटॉमिक मास? 2 चीज़ों से। नंबर 1, ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो तमाम आइसोटोप्स हैं वो भी यूज़ होते हैं एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए। ये देखें, आइसोटोप्स एक यूज़ हो रहा है, ये दूसरा यूज़ हो रहा है, ये तीसरा यूज़ हो रहा है। और प्लस में एंड जो दूसरा पॉइंट है वो देयर नेचुरल अबंडेंस। तो जो दूसरी रीज़न है वो ये है कि नेचुरल अबंडेंस को भी हम अंदर इन्वॉल्व करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मासेस बहुत सारे एलिमेंट का
जो है एवरेज एटॉमिक मास से जो है बहुत सारे एलिमेंट का फ्रैक्शन में होता है। उसकी रीज़न ये है कि एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। नंबर वन, एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स प्लस उन तमाम आइसोटोप्स की जो नेचुरल अबंडेंस होती है सैंपल के अंदर, उस पर भी डिपेंड करता है, तभी आंसर फ्रैक्शन में आता है। तो उसके बाद इसका आखिरी पॉइंट ये है कि इस पॉइंट को मैं ऊपर लिख देता हूं। आखिरी पॉइंट ये है कि लेबॉर्ट्री के अंदर जब भी हम केमिकल सब्सटेंस का वेट लेते हैं, किसी एलिमेंट का वेट लेते हैं, तो हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं।